वालेकुम। सो वी आर बैक अगेन। अभी हमने स्टार्ट करना है हमारा जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है प्री पार्टीशन का, उसको हमने स्टार्ट करना है। कोशिश करेंगे कि इसको एंड कर दे। अगर एंड ना नहीं भी होता तो कोई इशू नहीं है, हम कल परसों इसको एंड कर दें। कल हमारी तरफ कल छुट्टी होगी, कल क्लास कोई नहीं होगी इतवार का दिन है, तो फिर मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जून थर्ड प्लेन, इंडियन इंडिपेंडेंस, ये आई से नोट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और रेड क्लिफ अवार्ड। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज जो है ना वो हम यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब जब ये बात हो गई कि अब जो है ना इंडिया को हमने आज़ाद करना है और ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि हमने बस इंडिया को फ्री कर देना है, फिर डिवाइड कर। अब ऐसे तो नहीं कर सकते थे वो लोग कि बस ऐसे ही हम हिंदूज और मुसलमानों को ऐसे ही छोड़ दें। उन्होंने, उनकी पॉलिसी पहले से यही रही थी कि वो डिवाइड एंड रूल ऊपर बिलीव करते थे। तो उन्होंने डिवाइड करके जाना था कि उनको दोनों को डिवाइड नहीं किया है, ये भी तो आपस में रह नहीं सकते, प्रॉब्लम्स होंगी, इंतशार होगा, वायलेंस होगी। तो इसी वजह से वो डिवीजन के उसके बाद वो सोच रहे थे कि अब हम जाएंगे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये डिसाइड हुआ कि इंडिया को आज़ाद किया जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो किसने ये डिक्लेयर किया इंडिया को आज़ाद किया जाएगा? तो हु डिक्लेयर्ड दिस स्टेटमेंट? तो ये जो स्टेटमेंट थी, ये लॉर्ड एटली ने पेश की। लॉर्ड एटली। अब उसके बाद बाकी भी एमसीक्यूज बनते जाएंगे। ये लास्ट वायसराय फिर कौन था डिवीजन के बाद? बस फिर वो एंड हो गया ना, तो लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और जिसका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर भी है। ये भी आपको पता है, शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ वायसराय इज ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद लॉर्ड वेवल, इससे पहले लॉर्ड वेवल थे। तो लॉर्ड वेवल को अगर आपसे पूछे कि लॉर्ड हु रिप्लेस्ड लॉर्ड वेवल, तो लॉर्ड वेवल को लॉर्ड माउंटबेटन ने रिप्लेस किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो कब इंडिया में अराइव हुए? अराइव्ड अराइव्ड इन इंडिया, तो वो आपको पता होना चाहिए 22 मार्च 1947 को वो अराइव हुए। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो जब अराइव हुए तो उसने कहा था कि पीसफुल जो है ना हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे फ्रॉम द ब्रिटिश टू द इंडियन हैंड्स, पीसफुल ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो पीसफुल वो थी, एक्सचेंज ऑफ पावर थी कि पावर बस हम इंडिया वालों को देने लगे हैं अब। तो वो कब देंगे? तो वो जून जून 1947 में ये चीज डिसाइड की गई थी, 1947 में। उसके बाद कायद आजम जो है ना वो फिर कराची कब पहुंचे? तो कायद आजम जो थे, कायद, कराची लिख रहा हूँ, कराची कब पहुंचे? तो कराची वो पहुंचे थे 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1947। ये डेट से आपने याद रखनी है। तो एक और नाम है जो बड़ा फेमस इसमें वो अनाउंस किया गया था कि सरहदी सरहदी गांधी जो है वो कौन है? तो सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं। अब इसमें जो बीच ये जब ये सारे आ गए तो बाउंड्री कमीशन जो है ना वो, बाउंड्री कमीशन के लिए जाहिर सी बात है, अगर आप इंडिया अगर आप हिंदुस्तान को तकसीम कर रहे हैं 2 हिस्सों में, तो जाहिर सी बात है उसके फरीकैन भी होंगे, मुसलमानों के भी फरीकैन भी होंगे,
हिंदूज के फरीकैन भी होंगे। तो ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान जो थे, ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, जो बाउंड्री कमीशन के लिए, पंजाब की बाउंड्री कमीशन के लिए जो बंदे, वो वो की तो ये हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, या चलो इसी के ऊपर लिखते हैं। बाउंड्री बाउंड्री कमीशन पंजाब। तो ऑन द, जब पंजाब की डिवीजन कैसे करेंगे, तो उस बाउंड्री की डिवीजन में पाकिस्तान से कौन कौन थे। तो एक थे जस्टिस दीन मोहम्मद, जस्टिस दीन मोहम्मद, तो ये मैं एम से नोट कर रहा हूँ, आप फिर उसको लिख देना। जस्टिस दीन मोहम्मद थे और जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे, एम मुनीर। पंजाब के लिए पाकिस्तान की तरफ से ये दो बंदे थे जो बाउंड्री कमीशन का हिस्सा थे। अब टोटल बंदे कितने थे पंजाब बाउंड्री कमीशन के, मतलब कि जाहिर सी बात, दो दो हमारी तरफ से हो गए, तो दो उनकी तरफ से थे, हिंदूज की तरफ से कितने हो गए, चार हो गए। एक उसका चेयरमैन था। टोटल कितने बंदे हो गए फिर, पांच बंदे थे टोटल, इंक्लूडिंग चेयरमैन। उनके दो तो हिंदूज की तरफ से थे, मुसलमानों की तरफ से ये थे, तो आपसे अगर पूछेंगे तो मुसलमानों की तरफ से पूछेंगे। और ये पार्टीशन का जो प्लान था, ये किसने फिर डिसाइड किया था, ये जाहिर सी बात है लॉर्ड माउंटबेटन ने ही डिसाइड किया, तो ये आपको पता है ऑलरेडी। अब जो कमेटी कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस की तरफ से कि पार्टीशन प्लान हमने करना है, तो उसकी तरफ से जो कमेटी थी उसने भी अपनी एक्सेप्टेंस दे दी थी कांग्रेस की तरफ से। तो मई 1 को उसने एक्सेप्टेंस की थी, मई 1 1947 को, कि ठीक है हमें ये पार्टीशन का प्लान एक्सेप्टेड है कांग्रेस की तरफ से। अब ये पार्टीशन का जो प्लान था, इसको पार्टीशन का जो ये प्लान था कि डिवाइड करना है, उसको जून 3 प्लान भी बोलते हैं, जून 3 प्लान। उसके बाद हाउ मेनी बाउंड्री कमीशन वर अपॉइंटेड डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब टोटल कमीशन कितने थे, एक तो पंजाब के लिए था, बाकी भी उस जगह के लिए था। तो टोटल तीन तीन कमीशन बनाए गए थे, तीन बाउंड्री कमीशन थे, तीन बाउंड्री कमीशन थे, ताकि पाकिस्तान और इंडिया को अब डिवाइड कर दे। तो किसने ये बात कही थी कि ये जो प्लान है, इट डिड नॉट मीट इन सम इम्पोर्टेंस रिस्पेक्ट्स, कि मतलब कुछ चीजों में जो है ना ये बड़ा लेग कर रहा है। जैसे पंजाब की डिवीजन बड़ी अजीब हुई है, और कुछ काफी मुसलमान वहां पे हिंदुस्तान में अभी रह गए हैं, तो ये कायदाद हमने कहा था। उसके बाद रेडक्लिफ का जो अवार्ड था वो भी हमारे पास यही था। इसमें भी डिवीजन थी, बस रेडक्लिफ ने लाइन ड्रॉ करनी थी कि किस तरीके से ये लाइन डिवाइड हो, और बस फिर हम यहाँ से भागे। अब जब पाकिस्तान की जो क्रिएशन हो रही थी, पाकिस्तान पाकिस्तान जब बन रहा था, जब लाइन डिवाइड हो रही थी, तो उस टाइम पीएम ऑफ यूके, मतलब ब्रिटिश के पीएम कौन थे, तो वो लॉर्ड एटली थे। लॉर्ड एटली वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अब जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, ये आपको मैंने बताया ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब था, ये 19, इसमें ये लिखा था कि बस जो है ना ट्रांसफर ऑफ पावर कहाँ से कहाँ, ब्रिटिशर से इंडियंस की तरफ। इंडियंस मुसलमान भी आते हैं और हिंदूज भी, तो ये इसके तहत, इस एक्ट के तहत सारे जो है ना वो पावर्स चले गए। इसमें ये भी था कि गवर्नर जनरल, प्रोविजनल गवर्नर जितने भी हैं, वो अब जो है ना अपने डिस्क्रिप्शनरी पावर्स जो है ना वो नहीं कर सकते, उनके पावर्स खत्म हो गए। अब बाउंड्री कमीशन किसके लिए बनाई गई थी, पंजाब के लिए और बंगाल के लिए। अब ये जो थी, ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर थी, तो ये इस एमसीक्यू में बड़ा तजाद भी है, लेकिन आपने लॉर्ड वेवल पे क्लिक करना है। अब अगर आपसे पूछे कि रेड क्लिफ थे कौन, जिसको लाया गया, जिसने डिवीजन की, जो ना जानते थे इंडिया के बारे में, जिसने ना हिंदुस्तान में टाइम गुजारा है,
तो वो कैसे लाइन डिवाइड करेंगे? अंदाजा लगाए ना वो। अब कोई फॉर एग्जांपल वायसराय हो, कोई सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हो, कोई गवर्नर जनरल हो, जिसने टाइम गुजारा हो, जिसने उधर के लोगों को देखा हो, जिसने ये उनको पता हो कि हाँ ये यहाँ पे मसला है, यहाँ पे इशू है, उसको कुछ पता ही नहीं है और उसको बस लेके आ गए कि यहाँ लाइन डिवीजन जो है ना ये करेंगे। तो ये कौन थे? तो ये एक लायर थे। ये एमसीक्यू बड़ा फेमस एमसीक्यू है, आता है। रेडक्लिफ लायर थे, उसकी प्रोफेशन थी, वो एक लायर थी। आपको मैंने मेंबर्स ऑफ पंजाब बाउंड्री कमीशन बता दिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये आपको बताना चाहिए कि बाउंड्री, पंजाब की जो बाउंड्री कमीशन थी, पंजाब की जो बाउंड्री कमीशन थी, उसमें दो बंदे इंडिया से भी थे। पंजाब बाउंड्री कमीशन में तो एक थे उनकी तरफ से जस्टिस मेहर चंद, और एक थे जस्टिस जय सिंह। जस्टिस जय सिंह। सिमिलरली अगर हम देखें कि ये जो रेडक्लिफ जब आए, उसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, रेडक्लिफ कब अराइव हुए डिवीजन के लिए, वो कब जो है ना आए, तो वो 8 जुलाई को आए। 8 जुलाई को वो यहाँ पे आए। उसके बाद टाइटल ऑफ जो है ना, टाइटल ऑफ वायसराय को भी ड्रॉप किया गया, गवर्नर जनरल के डिस्क्रिप्शनरी पावर्स को भी एंड किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत। अब वो कौन सा एक्ट था जो जिसने दो डोमिनियंस को वो दिया, एक तो इंडिया बनाया और एक पाकिस्तान को बनाया? तो वो एक्ट ऑफ 1947 था, ये वाला। ये एक्ट नहीं था, इसने पाकिस्तान और इंडिया को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान और इंडिया कौन से एक्ट ने डिवाइड किया, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने उसको डिवाइड किया। उसके बाद हमारे पास बस ये एमसीक्यूज हमारे पास इसके एंड हो गए। अ, हमारा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वो होगा, वो पाकिस्तान के ऊपर होगा। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे पोस्ट पार्टीशन की तरफ। तो ये आपका तकरीबन, आप ऐसे समझें कि आपका 40% सिलेबस यहाँ से कवर हो गया इंशाल्लाह। बाकी जितना सिलेबस है वो भी हम कवर करेंगे। और एमसीक्यूज अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंड ट्रेंड के मुताबिक वो अब आपको ज्योग्राफी हो गई पाकिस्तान की, पाकिस्तान की पोजीशंस हो गए, वो वहाँ से भी काफ़ी मटेरियल उठाते हैं। ये तो उसका एक हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री से भी उठाते हैं लेकिन वहाँ से भी उठाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे उसको। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मंडे के दिन फिर क्लास होगी।